वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको सीटेट क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। कैसे आप गणित की क्लास को प्रभावी बना सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है कि महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। ये नहीं कह सकते हैं कि गणित एक मूर्त विषय है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा कि आप उस पर महत्व दें कि गणित एक मूर्त विषय है। ऑप्शन 2 देखिए क्या है। ऑप्शन 2 है कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक तो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को वो मल्टीपल वेज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तीसरा देखिए ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के जो चरण होते हैं, इनके जो स्टेप्स होते हैं मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसको कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। ऑप्शन 4 देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी बच्चों को हतोत्साहित करा जाता है वो ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि एक क्वेश्चन को, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। सेकंड देखिए क्या ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2D यानी कि 2 विमानों वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर ऑप्शन 4 देखिए क्या है। ऑप्शन 4 दिया है कि प्रारंभ में एक धन के आयतन के सूत्र को लिखना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 तो नहीं होगा कि आप एक सूत्र को, एक फॉर्मूला को लिख रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कि बच्चों को विभिन्न आकृतियों के आयतन की परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आंकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी आपको आंकलन करना है, आप कौन कौन से यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, पहला देखिए क्या है, फील्ड ट्रिप। पहला आपका है प्रोजेक्ट, दूसरा आपका है फील्ड ट्रिप्स, तीसरा आपका है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और चौथा आपका है ओलंपियाड। तो देखिए ओलंपियाड नहीं होगा, नहीं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे। प्रोजेक्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं और फील्ड ट्रिप जिसे कहते हैं क्षेत्र भ्रमण। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट दिए हैं, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा A एंड B, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों, यानी कि जो बच्चे गलतियां कर देते हैं, एरर्स, अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। यहाँ पे पूछें कि कौन सा एक यहाँ पे रॉन्ग दिया है, बच्चे जो गलतियां करते हैं उससे रिलेटेड। पहला देखिए क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही, वह अधिगम का हिस्सा ही होती हैं। दूसरा देखिए क्या है, वह जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है। यानी कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो जानकारी मिलती है कि बच्चों का लेवल कहाँ तक की पहुंचा है, क्या चीज़ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट दिया है। ऑप्शन तीसरा देखिए क्या है, वह अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना, यानी कि जो योजनाएं बनाती हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसे तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। बिल्कुल, यानी कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उनको समझ पाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्लान्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। चौथा देखिए क्या है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, यही गलत दिया है और आपको यहाँ पे नहीं चूज़ करना था, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 आपका दिया है
हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, जो आपको इस तरह आपने देखा होगा, ठीक है, चार्ट बनता है हिस्टोग्राम, तो ये आपका होता है हिस्टोग्राम। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था जो आपके पूरा और अंश के बीच में संबंध दिखाता है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं होगा। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ भी ऐसे ही होता है, ठीक है, इस तरह के आंकड़े मिलते हैं बार ग्राफ से, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। पिक्टोग्राफ भी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह का सर्किल बना होता है जिसमें ऐसे होता है, यानी कि 30% एरिया, 40% एरिया, तो ये हमें पूरे और अंश में संबंध दिखाता है पाई चार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला देखिए क्या है, छात्र के विकास की निगरानी करना, ठीक है। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, निर्देशक निर्णय लेना। या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। या फिर ऑप्शन डी है, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो दिया था कि छात्र के विकास की निगरानी करना, मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि हमें छात्र के बारे में पता चल सके कि उसका विकास किस स्तर तक पहुंचा है, कहाँ तक की नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट दिया था। ऑप्शन 2 भी सही दिया था कि हम लोग निर्णय ले सकें कि क्या अब आगे करना चाहिए, किस तरह का प्लान करें चीज़ें। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी सही दिया है। ऑप्शन तीसरा भी सही दिया है कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। आप इसलिए मूल्यांकन नहीं करते हैं ताकि बच्चे को फर्स्ट कह सकें, सेकंड कह सकें। रैंकिंग करना नहीं होता है उद्देश्य, बच्चों की रैंकिंग करना कोई उद्देश्य नहीं होता है मूल्यांकन का। यहाँ पे आपको नहीं बताना था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सही होगा मैथ पढ़ाने के लिए। पहला देखिए क्या है, पहला आपका है प्रदर्शन विधि, दूसरा आपका है व्याख्यान विधि, तीसरा आपका है गतिविधि आधारित अधिगम, और चौथा जो आपका दिया है वो है समस्या समाधान विधि। यहाँ पे आपका पूछ रहे हैं गणित पढ़ाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा गणित पढ़ाने के लिए जो विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है वो होती है समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है। पहला देखिए क्या है, पहला आपका दिया है एक समस्या को कई बार हल करना। एक ही समस्या को आप कई बार हल करें तो ये नहीं होगा आवश्यक सबसे ज़्यादा। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, ऑप्शन 2 है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। ये बिल्कुल सही दिया है, लेकिन आगे भी हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन तीसरा दिया है कि सभी सूत्रों को याद करना, तो याद करना तो वैसे भी सही नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए क्या है, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उनका सही ढंग से नकल करना। यहाँ पे नकल नहीं करनी है, ना ही याद करना है, ना ही एक समस्या को कई बार हल करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दिया है, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को आपको समय की अवधारणा पढ़ानी है, तो प्रारंभिक गतिविधि के रूप में आप कौन सी करेंगे। पहला देखिए क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कि समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को पढ़ाने की घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए, और आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक गतिविधि पूछिए, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। ऑप्शन तीसरा देखिए क्या दिया है, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। ऑप्शन डी क्या है, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। अभी आप बच्चे को समय के बारे में पहले बताएंगे, फिर उसकी विभिन्न इकाइयों के बारे में समझाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा। ना ही यहाँ पे शुरुआती गतिविधि यहाँ पे कौन सी सही दी है, यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ बच्चों के जो पूर्व अनुभव है उसके बारे में चर्चा करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। ठीक है, यानी कि उसने एक आयोजन किया, किस पर? 0 अत्यंत सार्थक अंक है, इस पर उसने क्या करा? वाद विवाद का आयोजन किया। तो उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर, यानी कि इस विषय पर जिस पर वो वाद विवाद कर रही है, जिसका आयोजन उसने किया है, तो इस पर हर बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका, पहला देखिए क्या है, बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है। या फिर ऑप्शन 2 देखिए क्या है, बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर यहाँ पे क्या कर रही है? देखिए यहाँ पे समस्या को हल करने के लिए नहीं कर रही है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन तीसरा देखिए क्या है, अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील, यानी कि बच्चे बोल सकें, अभिव्यक्त कर सकें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि उसने हर बच्चे को उक्त विषय पर, यानी कि इस विषय पर जिस पर उसने वाद विवाद की आयोजना की है, उस पर उसने हर बच्चे को अपने विचार कहने के लिए कहा है, प्रोत्साहित किया है कि अपने अपने विचार इस पर दो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा हो जाएगा कि अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, तो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, यानी कि 4 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, औपचारिक ये लास्ट स्टेज है जिसमें बच्चा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं तो परिचय देने का उपयुक्त समय क्या है, यानी कि यहाँ पे कौन सा वो बड़ी क्लासेस में पढ़ेगा बच्चा। तो पहला देखिए क्या है, रेखा गणित। तीसरा क्या दिया है? आंकड़ों का प्रबंधन। चौथा यहाँ पे क्या दिया है? संख्याएं। तो संख्याएं भी प्राइमरी लेवल में पढ़ाई जाती हैं। आंकड़ों का प्रबंधन ये भी प्राइमरी लेवल का है, और रेखा गणित भी। यहाँ पे जो अनुपात है और समानुपात है, ये आपके बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं, और यहाँ पे औपचारिक कहा है, यानी कि लास्ट स्टेज है जिसमें बच्चा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन बनता है प्राइमरी लेवल में कि कौन सा एक टॉपिक प्राइमरी में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आए प्राथमिक स्तर पर कौन सा एक टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो तब आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे अनुपात और समानुपात। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक में होता है, तो वहाँ पे यानी कि बड़ी क्लासेस में उसे अनुपात और समानुपात पढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे कैसे कह रहे हैं कि कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। पहला देखिए क्या है, मापना, यानी कि मेजरमेंट, ये तो होता है। अनुमान लगाना भी सही है। बी कौन सा दिया है? साकार, कल्पना करना। या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कंठस्थ करना। कहीं पर भी अगर आपको कंठस्थ करना आ जाए तो वो कभी भी नहीं होता है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो जूनियर हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर 13 है, गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है किस पर? पहला देखिए क्या है, गणितीय एल्गोरिथम पर। दूसरा क्या है, गणितीय विषय पर। तीसरा क्या है, गणित विषय के साथ साथ उसकी प्रक्रिया और तर्क पर। चौथा देखिए क्या है, समस्या समाधान की युक्तियों पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में डैश हो सकता है। देखिए पोर्टफोलियो में हर चीज़ होती है, सभी चीज़ का रिकॉर्ड होता है, जो जो बच्चे ने काम किया होता है, जो जो अचीव की होती हैं चीज़ें। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है अधिन्यास कार्य के रिकॉर्ड, बिल्कुल सही है। कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइटअप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यकरण किया गया आदि। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आंकलन के दौरान आयोजित किए गए, ठीक है, उनके छायाचित्रों, ड्राइंग और कलाकार के रिकॉर्ड। और चौथा देखिए क्या है, कक्षा कार्य और गृह कार्य के नोटबुक के रिकॉर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर तरह के रिकॉर्ड होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो किसकी। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, दूसरा दिया है 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, चौथा ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, एनसीएफ 2005 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर ही गणित की वर्तमान बुक्स एनसीईआरटी की डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।